डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज आपसे वसा अर्थात फैट के विषय में बात करने जा रही हूँ। यह यूनिट 2 का टॉपिक है। यह तीसरा अप्रॉक्सीमेट प्रिंसिपल होता है। वसा जो है उसको हम लिपिड भी कहते हैं, या हम यूं कहते कि लिपिड के अंतर्गत हम दो चीजों को इंक्लूड करते हैं, वसा को भी करते हैं और तेल को भी करते हैं। वसा जो होता है ग्लिसरीन एवं वसीय अम्लों का मिश्रण होता है, अर्थात यह दो चीजों के मिलने से बना हुआ है। एक है आपका ग्लिसरीन तो दूसरा है आपका वसीय अम्ल, या इंग्लिश में इसे फैटी एसिड्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के समान ही मुख्य रूप से इसमें तीन तत्व पाए जाते हैं। वो होते हैं आपके कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। जबकि प्रोटीन में मैंने आपको बताया था कि इन तीन तत्वों के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है, कई बार सल्फर भी होता है, अधात्विक तत्व भी होते हैं। परंतु प्रोटीन के अलावा जो हम दोनों न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट और लिपिड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पाए जाते हैं। वसा में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह कार्बन तथा हाइड्रोजन के अनुपात में काफी कम होती है, यानी कि वसा के अंदर ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है। ये जो वसा होती है ऊर्जा का सांद्र रूप होती है, यानी अधिक मात्रा में ऊर्जा देने का कार्य करती है। वसा छूने पर चिकनाई का अनुभव देते हैं। बच्चों, आप घर में घी तेल को छूते हो तो आपको चिकने चिकने से फील होते हैं, यानी ये छूने पर चिकनाई का अनुभव देते हैं। इसके अलावा वसा जो होती है वो जल में अघुलनशील होती है। आप पानी के ग्लास में एक दो ड्रॉप्स तेल की डालें या घी की डालें तो आप देखते हो तेल के ऊपर आ जाती है ना। इसी तरह से हम फूड स्टफ का एग्जाम्पल जैसे कि दूध का ले तो दूध में जो फैट की लेयर होती है वो मलाई के रूप में ऊपर आ जाती है, यानी वो उसके अंदर घुली हुई नहीं है, अघुलनशील है। जबकि यह कार्बनिक गोलक जैसे कि बेंजीन, ईथर, पेट्रोलियम, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील होती है। हमने कहा बच्चों वसा जो होता है वह ऊर्जा का सांद्र रूप होता है, यानी 1 ग्राम वसा जो है वो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देने का कार्य करता है। जबकि हमने कहा था 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है, ये 4 किलो कैलोरी ऊर्जा ही देता है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की अपेक्षा 2 गुना से भी अधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। मैंने आपको बोला कि वसा जो है वह लिपिड का ही फॉर्म है, बट लिपिड के अंदर हम वसा भी लेते हैं और तेल भी लेते हैं। तो इन दो जो नाम अलग अलग से दिए हैं उसमें क्या फर्क है यह हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम बात कर रहे हैं वसा एवं तेल के मुख्य अंतर की या मुख्य डिफरेंस की, है ना। कि वसा जो होती है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहती है, जैसे आपका घी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वह जमा हुआ रहता है। जबकि तेल जो है इसी तापक्रम पे द्रव्य रूप में रहता है। आप सर्दी में भी देखेंगे तो घी तो जमा हुआ रहता है, परंतु जो तेल है वो हमारा द्रव्य अवस्था में ही रहता है। तेल के अंदर जो वसा पाई जाती है वो असंतृप्त वसा होती है, जिसे कि हम अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। जबकि वसा के अंदर जो वसा होती है वह संतृप्त या सैचुरेटेड होती है। ये संतृप्त और असंतृप्त वसा क्या है बच्चों, ये आगे भी डिटेल में आ जाएगा। वसा जो होती है वो प्राकृतिक रूप से जंतु में पाई जाती है, जैसे मैंने कहा आपको बार बार घी या बटर इसके एग्जाम्पल होते हैं। और तेल जो है वो वनस्पति जगत में पाई जाती है, जैसे कि आपका ग्राउंडनट ऑयल है ना, मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सीसम का तेल है, सनफ्लावर ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। ये सब चीजें जो है वनस्पति जगत में पाई जाने वाली चीजें होती है। लिपिड, हमने लिपिड नाम क्यों दिया है या लिपिड क्या होते हैं, इस स्लाइड में इस चीज को समझाया हुआ है बच्चों
कि लिपिड जो होता है वह वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के ईस्टर होते हैं। ईस्टर का मतलब है बंध से। जैसे प्रोटीन में कई सारे अमीनो अम्ल जब आपस में जुड़ते हैं तो यह पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें कौन से बंध बन रहा है? सैकेराइड बॉन्ड बन रहा है। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल दो चीजें जो लिपिड में पाई जाती है यह ईस्टर बॉन्ड के कारण से जुड़ रहे हैं, या इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसे हमने ईस्टर बॉन्ड कहा है। वसा का नाम जो होता है, रासायनिक नाम, वो ट्राइग्लिसराइड्स होता है। ट्राई का मतलब 3 होता है, जो कि पूर्व में भी बताया जा चुका है, और ग्लिसराइड से मतलब है ग्लिसरॉल। तो ये जो ग्लिसरॉल है यह 3 अणु वसीय अम्ल से जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम दिया है ट्राइग्लिसराइड्स। पाचन क्रिया जब भी होती है तो ये जो वसा का अणु होता है यह टूटकर एक अणु ग्लिसरॉल का देता है और 3 अणु वसीय अम्ल का देने का कार्य करता है। यानी कि यह एक अणु ग्लिसरॉल से और 3 अणु वसीय अम्ल से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार प्रोटीन में हमने देखा था कि पाचन क्रिया के बाद बस अपनी सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है और कार्बोहाइड्रेट अपनी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है। इनमें 3 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं और ये जो ग्लिसरॉल होता है ये 3 वसीय अम्लों से जुड़ा हुआ होता है लिपिड के अंदर। और इसी चीज को यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाइए, और ये दोनों ही चित्र बच्चों आपको याद करने हैं, काफी सिंपल चित्र है। और एग्जाम में जब पूछा जाता है लिपिड, है ना, तो आपको ये चित्र बनाने आने चाहिए। यहाँ पर 3 कार्बन के अणु दे रखे हैं बच्चों की, हमने कहा था 3 कार्बन अणु पाए जाते हैं। और आपको मैंने पूर्व में ही समझाया है एक कार्बन 4 चीजों से जुड़ सकता है। तो ये जो फर्स्ट कार्बन है यह 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तीसरा इसका जो बॉन्ड है वह ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन फर्दर हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 चीजों से जुड़ता है ना बच्चों। और इस OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये हुआ CH2OH। तो इसका चौथा बॉन्ड जो है वह सेकंड नंबर वाले कार्बन से जुड़ रहा है। तो सेकंड नंबर वाला जो कार्बन है इसका पहला बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से, तीसरा ऑक्सीजन से और चौथा वापस से आपका तीसरे कार्बन से जुड़ रहा है। यानी ये जो तीसरा कार्बन है यह तीसरा कार्बन आपके दूसरे कार्बन से जुड़ता है एक बंध के द्वारा। 2 बंध इसके हो रहे हैं हाइड्रोजन से जुड़ने में और चौथा बंध हो रहा है ऑक्सीजन से जुड़ने में। यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन में H2OH जुड़े हुए हैं, बीच वाले कार्बन में HOH जुड़ा हुआ है। तो ये हुआ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। अब अपन आते हैं वसीय अम्ल के फॉर्मूले पे, जिसमें आपका COOH, और ये मैंने पूर्व में आपको प्रोटीन में बताया था। अमीनो अम्ल के स्ट्रक्चर में इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप कहा जाता है। COOH ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये जो ग्रुप होता है R से जुड़ा हुआ है, और R भी मैंने वहां पे समझाया था, ये कार्बन हाइड्रोजन की चेन होती है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर ये कार्बन हाइड्रोजन की चेन है, अगर हम OH को नहीं देखें तो ये क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन की चेन चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन के कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इसलिए हम इसको R से दर्शाते हैं। अब हम आते हैं लिपिड के रासायनिक संगठन पे या केमिकल कंपोजिशन पे। तो एक ग्लिसरॉल जुड़ा है 3 वसीय अम्ल से, तो हमें मिल रहा है लिपिड, ठीक है। इसके अंदर आपको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी बाहर निकलते हैं। जो आपने पूर्व में अभी पहले वाली स्लाइड पे स्ट्रक्चर देखा ग्लिसरॉल का, वो ही यहाँ पर खुला रूप में बता रखा है। कार्बन 2 हाइड्रोजन, H2 मतलब, दूसरा कार्बन 1 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, है ना, और OH OH और OH, और 3 अणु फैटी एसिड के जो आपने अभी देखा, COOH और R। अब ये वाला जो OH है, ये OH यहाँ से रिएक्ट करता है और इसका H2O
यानी कि एक ऑक्सीजन रह जाती है, ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाते हैं, यानी वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया है। तो जब इस O से आप किसको जोड़ेंगे, C को, है ना, जो यहाँ पे बताइए, ये एक O बचा, क्योंकि हमने कहा कि ये हाइड्रोजन बाहर निकल गई, ये OH बाहर निकल गया, यानी कि इस O से आपका जुड़ जाता है ये रिमेनिंग वाला पोर्शन, यानी O C डबल बॉन्ड O और R पे 1 इसलिए लिखा है बच्चों, क्योंकि ये R कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं, है ना। तो 3 वसीय अम्ल है, तो तीनों वसीय अम्ल सेम भी हो सकते हैं, मतलब सब में, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की संख्या 6 हो, या हो सकता है एक में 6 हो कार्बन, एक में 5 हो, एक में 4 ही हो, इसलिए इसको R1, R2, R3 से बताया है। अब दूसरा वाला जो कार्बन चल रहा था, ये वाला कार्बन वापस सेम होगा, दूसरे फैटी एसिड से जुड़ेगा, तो ये H और उसका OH जुड़ जाएगा, यानी वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया है, तो ये O हो गया, ये C, इसका डबल बॉन्ड O और R2 से जुड़ गया है ना। इसी तरह से तीसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन का वापस OH इस OH से रिएक्ट करेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकला, यानी O C डबल बॉन्ड O और R3, है ना। और R1, R2, R3 जो है वो एक समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और इसे ही हम फैट या लिपिड कहते हैं या ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वसीय अम्ल की। वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड्स, हमने कहा या तो ये ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल, है ना, दो चीजें यहाँ पे आ रही है। तो हम बात कर रहे हैं वसीय अम्ल की या फैटी एसिड्स की। वसीय अम्ल में कार्बन की श्रृंखला होती है, अभी बताया आर्चिन मतलब कार्बन की श्रृंखला। यह कार्बन की श्रृंखला में 4 कार्बन से लेके 22 तक कार्बन हो सकते हैं। कार्बन से कार्बन के साथ जुड़ने की स्थिति में अंतर होने के कारण, मतलब आपस में दो कार्बन कैसे जुड़ रहे हैं, वसीय अम्लों के स्वरूप में, गुण में, स्वाद में, सुगंध में, रचना में परिवर्तन पाया जाता है। ये जो वसीय अम्ल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, जो आपने अभी पहले पढ़ा था तेल और वसा में, कि तेल जो है वनस्पति चीजों में होते हैं और असंतृप्त वसीय अम्ल पाए जाते हैं, और जो आपका वसा है वो प्राणिज स्रोतों में होते हैं और उसमें संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। तो वही संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्लों की हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं संतृप्त वसीय अम्ल, जिसे इंग्लिश में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहा जाता है। इसमें कार्बन के जो सभी बंध होते हैं बच्चों वो संतृप्त होते हैं। संतृप्त से मतलब चारों बॉन्ड पे कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है अलग अलग। प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए रहते हैं। प्रारंभ के एक कार्बन परमाणु से मिथाइल समूह, जिसे CH3 कहते हैं, हमने अभी यहाँ कार्बन से 2 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, है ना, परंतु फर्स्ट जो कार्बन होगा उससे मिथाइल समूह यानी कि 3 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, और 3 कार्बन जुड़े कार्बन से यानी CH3 का, यानी ये मिथाइल समूह कहलाता है। और ये मिथाइल समूह की बात मैंने आपको प्रोटीन में भी बताई थी। और आखिरी के कार्बन परमाणु से कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, जो अभी बताया कि जिसे हम कहते हैं COOH कहा जाता है। तो ये एक सैचुरेटेड फैट का स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ समझाया हुआ है, जिसमें 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7वां कार्बन जो है वो कार्बोक्सिल फॉर्म में है। ठीक है, तो एक कार्बन जो पहला है उसमें आपका मिथाइल ग्रुप CH3, मतलब ये वाला C हुआ और 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं यानी CH3 हुआ। बाकी जितने भी कार्बन है आपके बीच वाले उन सभी पे 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं ना, CH2, 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 और अंतिम पे आपका C डबल बॉन्ड OH पाया जाता है, यानी कि सारे बंध किसी न किसी चीज से जुड़े हुए हैं, और इसे ही हम संतृप्त वसा कहते हैं। इसके उदाहरण दे रखे हैं बच्चों संतृप्त वसा के, ब्यूटायरिक अम्ल, कैप्रोलिक अम्ल, पामेटिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल, आर्केटिक अम्ल। अब हम बात करेंगे असंतृप्त वसीय की। असंतृप्त वसीय अम्लों को हम इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
है ना, जो कि संतृप्त नहीं है, जिसके सारे बंध पे कोई न कोई दूसरा परमाणु या अणु नहीं उपस्थित होता है, तो उसे अनसैचुरेटेड वर्ड यूज करते हैं। इन वसीय अम्लों में कार्बन कार्बन जो परमाणु होते हैं, इनके बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं। अतः जब आपस में द्विबंध हो गए और 4 ही बंध हो सकते हैं, तो नेचुरल है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वह संतृप्त वसीय अम्लों की तुलना में इसमें कम पाई जाती है। जैसे यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, आपका सेकेंड और थर्ड कार्बन जो है उसके बीच में डबल बॉन्ड है या द्विबंध है। इंग्लिश में बेटा द्विबंध को हम डबल बॉन्ड कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो द्विबंध है, इस द्विबंध के कारण से ये अगर खुला हुआ होता तो ये बंध यहाँ आ जाता, तो एक और हाइड्रोजन होता है यानी CH2 होता है इन तीनों की तरह से, और इस पे भी ये वाला बंध जो है खुल के ऐसे आ जाता तो ये भी CH2 होता, परंतु 2 हाइड्रोजन एक द्विबंध के कारण से कम हो जाते हैं, यानी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या संतृप्त वसीय अम्लों की तुलना में कम होती है और इसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जैसे ही एक द्विबंध आता है तो 2 हाइड्रोजन परमाणु कम हो जाते हैं, यानी 2 द्विबंध आ गए किसी स्ट्रक्चर में तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु कम हो जाएंगे। अब हम आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे कि मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल कहा जाता है। बच्चों, ऐसे वसीय अम्ल में 2 हाइड्रोजन परमाणु कम पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी पहले वाली स्लाइड में बताया कि आपका सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड पाया जाता है, तो उसके 2 हाइड्रोजन के परमाणु कम हो जाते हैं। इसमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एक द्विबंध पाया जाता है और इसके उदाहरण है ऑलिक अम्ल या पाल्मिटोलिक अम्ल। और यहाँ पे समझाया हुआ है सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक नंबर से लिखा हुआ है कि एक ही डबल बॉन्ड है इसके अंदर, है ना। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर होता तो एक हाइड्रोजन जुड़ रहा होता और इसका भी फिर यहाँ पे होता तो एक हाइड्रोजन जुड़ रहा होता, यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें कम है। अब हम आए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। पॉली मतलब अनेक होता है, पर इसको हिंदी में भी हम पॉली वर्ड ही लिखते हैं, पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। ऐसे वसीय अम्ल जिसमें 2 या 2 से अधिक द्विबंध पाए जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि अगर एक से ज्यादा द्विबंध भी हो सकते हैं, जैसा इस चित्र में समझाया हुआ है बच्चों। सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और वापस से फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ कम हुए और 2 हाइड्रोजन यहाँ कम हुए, यानी अगर 2 द्विबंध हुए या 2 डबल बॉन्ड्स हुए तो 4 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। और इसकी उदाहरण दे रखे हैं लिनोलेनिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल और एरिडोनिक अम्ल। ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं बच्चों, यह आवश्यक वसीय अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक वसीय अम्ल वह अम्ल होते हैं जिसका कि हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है और उसे भोजन के द्वारा लेना जरूरी होता है। यह हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं। किसी भी कारण से अगर इन आवश्यक वसीय अम्लों को हम डाइट के थ्रू या भोजन के थ्रू नहीं ले पाते हैं तो शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है। यानी जिस तरीके से प्रोटीन में आपने आवश्यक अमीनो अम्ल पढ़ा था, वैसे ही सेम आवश्यक वसीय अम्ल की परिभाषा या डेफिनेशन है। इसके साथ ही बच्चों हमारा ये टॉपिक जो है जिसमें हमने आज परिचय और रासायनिक संगठन पढ़ा, वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।